मैदान की दूसरी तरफ सड़क थी और इसके साथ साथ छोटे बंगले थे। सामने कई गलियां थीं। मैं एक गली में घुसकर कुछ दूर तक दौड़ता रहा और फिर एक गली के मोड़ पर रुककर पीछे देखा और तेज तेज दौड़ने लगा। मेरा ख्याल था कि आधे घंटे से पहले बेला को होश नहीं आएगा। ये मुमकिन है पहले इसे तलाश कर लिया जाए। होश में आने के बाद बेला के जहन में सबसे पहले यही बात आएगी कि मैं इस नवा में छुपा हुआ हूँ, इसलिए मैं इस इलाके से बहुत दूर निकल जाना चाहता था। मेरा हुलिया भी ऐसा था कि मुझ पर शक किया जा सकता था। उलझे हुए बाल, कमीज़ के टूटे हुए बटन, गले पर खराशे, गले में लटका हुआ थैला। कोई भी शख्स इस हुलिये में देखकर चोर उचक्का समझ सकता था और मैं यूं तो महफूज नहीं था। दर्जनों लोग मेरी तलाश में निकल खड़े हुए होंगे, इसलिए मैं किसी सड़क पर जाने के बजाय ऐसी तंग और अंधेरी गलियों में चल रहा था जहाँ किसी से आमना सामना होने का अंदेशा न हो। मैं इस इलाके से तकरीबन 2 मील दूर निकल आया। इस तरह शायद निचले तबके की आबादी थी। एक गली में घूमते ही मैं किसी चीज़ से टकरा कर लड़खड़ा गया। मैं संभल कर आगे बढ़ना ही चाहता था कि ठिठक कर रुक गया। मैं जिस चीज़ से टकराया था वो कोई पत्थर वगैरह नहीं, एक इंसान था। मैं झुककर इसे देखने लगा। गली के आखिरी सिरे पर एक बल्ब जल रहा था जिसकी मदन सी रोशनी यहाँ तक भी पहुँच रही थी। मैं झुककर देखने लगा। वो कोई आदमी था, मुट्ठी भर लंबी गोल दाढ़ी, घनी मूछें जो दाढ़ी से इस तरह मिल गई थी कि मुंह का दहाना छुप गया था। सर के बाल भी बेतहाशा लंबे और बिखरे हुए थे। इस हुलिये में वो कोई सिख ही लगता था। पहले तो मैं इसे लाश ही समझा था, मगर सीने पर हाथ रखकर देखा तो पता चला कि वो जिंदा है। मैं किसी बखेड़े में नहीं पड़ना चाहता था, कहीं ऐसा ना हो कि इसे इजहारे हमदर्दी के चक्कर में खुद ही धर लिया जाऊं। मैं वहाँ से हटना ही चाहता था। इस आदमी के जिस्म में हरकत पैदा हुई और इसने मेरी पतलून का पंजा पकड़ लिया। ओए कौन है तू? मुझे उठा के इधर रख दे, यहाँ तो कुत्ते मेरा मुंह चाट रहे हैं। इसके हलक से लड़खड़ाती हुई सी आवाज़ निकली। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो शराब के नशे में धुत था। मैंने इसे सहारा देकर उठा दिया। देखो यार कैसे वेला आ गया है। वो सहारा लेने के लिए मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आज थोड़ा ज़्यादा दारू पी कर आया तो तुम्हारी पाबो ने मुझे घर से निकाल दिया। पर मैं सब समझता हूँ, इसने भी घर में किसी यार को बिठा रखा होगा, इसलिए मुझे हरी झंडी दिखा दी। पर कोई गल नहीं। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, पर कोई गल नहीं, चलो हम बंतू की तरफ चलते हैं। वो आज अकेली होगी। बंतू कौन है? मैंने पूछा। मेरे ज़हन में अचानक ही एक और ख्याल उभरा था, क्या वो तुम्हें घर में घुसने देगी? ओए वो मुझे कैसे रोकेगी? वो शख्स हाथ लहराते हुए बोला, इसका बंदा आज ही तो लुधियाने गया है, चल तू भी मेरे साथ चल। इसने घूर कर मेरी तरफ देखा। पर तू है कौन? तुम्हारा दोस्त हूँ सरदार जी, मैंने जवाब दिया। दोस्त है तो खैर ठीक है, चल तू भी चल, पर तू मेरी बंतों को हाथ नहीं लगाएगा? वो बोला। बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, मैंने कहा। मुझे इस बंतों से कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो किसी ऐसी वैसी जगह की ज़रूरत है जहाँ रात भर के लिए पनाह हासिल कर सकूँ। बंतू के घर में और कौन है सरदार जी? मैंने इसके साथ चलते हुए कहा। कोई भी नहीं यार, अकेली होती है, बिल्कुल अकेली, सरदार जी ने जवाब दिया। मैं इसे सहारा देकर चलता रहा। हम गलियों से निकलकर खुली जगह पर आ गए। इस तरफ बहुत लंबा चौड़ा ज़ख़ीरा था। इस ज़ख़ीरे के दूसरी तरफ भी आबादी थी और इन मकानों को देखकर लगता था जैसे वो किसी किस्म के सरकारी क्वार्टर्स हों। सरदार जी झूमते हुए टहलते हुए चल रहे थे। अगर मैं इसे सहारा न देता तो अब तक 10 मरतबा गिर चुका होता। वो दूसरी गली के कॉर्नर वाले क्वार्टर के सामने रुक गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सन्नाटे में दूर तक गूंज गई। वो दूसरी मरतबा हाथ मारना चाहता था कि अंदर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, कौन है वे? सब्र से कम ले। वो यकीनन बंतू की आवाज़ थी। इस आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। मैं हूँ बंतू 75 सिंह, दरवाज़ा खोल। सरदार जी ने दरवाजे के सामने मुँह लगाकर सरगोशी की। दरवाज़ा फ़ौरन ही खुल गया। सरदार 75 सिंह एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर अंदर घुस गया और जाहिर है मैं भी इसके साथ ही था। बंतू दरवाजे की एक तरफ खड़ी थी। इसने फ़ौरन ही दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर मुझे देखकर वो उछल पड़ी। ये कौन है तुम्हारे साथ? इसकी आवाज़ सहमी हुई सी थी। ओए यार है अपना, 75 सिंह ने जवाब दिया। तुझे हाथ भी नहीं लगाएगा, चल अंदर चल। ये पुख्ता ईंटों का मुख्तसर सा आंगन था। सामने बरामदे में साथ साथ 2 कमरे थे। एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर बत्ती जल रही थी जिसकी रोशनी खुले हुए दरवाजे से यहाँ तक पहुँच रही थी। बंतू चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर बरामदे की तरफ बढ़ गई। हम भी इसके पीछे चलते हुए कमरे में आ गए। कमरे में एक तरफ चारपाई बिछी हुई थी। सामने वाली दीवार के साथ लोहे की एक अलमारी उस्तादा थी। 2 कुर्सियां भी रखी हुई थी।
सामने आतिशदान के कॉर्नर्स पर आराइश की कुछ चीज़ें भी रखी हुई थी। इससे ऊपर दीवार पर बाबा गुरु नानक की तस्वीर आवेजा थी। सरदार 75 सिंह तो अंदर दाखिल होते ही चारपाई पर गिर गया और मैं दरवाजे के करीब खड़ा बंतु की तरफ ही देख रहा था। बंतु ने मेरी तरफ देखा। मेरा हुलिया देखकर इसकी खूबसूरत आंखों में खौफ की हल्की सी लहर आई और इसकी भुएं लहरा गईं। मैं 75 सिंह के तमाम दोस्तों को जानती हूँ, तुम्हें पहली बार देखा है, कौन हो तुम? बंतु ने मेरे चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। डरो नहीं, मैं भी 75 सिंह का दोस्त हूँ। इससे मेरी दोस्ती आज ही हुई है, इसकी वजह से आज मैं एक बड़ी मुसीबत से बच गया हूँ, मैंने जवाब दिया। तुम्हारी ये हालत? इसने एक बार फिर उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा। मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया था, मैंने जवाब दिया। अगर 75 सिंह बरवकत वहाँ न पहुँच जाता तो वो लोग मुझे मार ही डालते। तुम्हारा ये दोस्त बड़ा बहादुर आदमी है, इसने मुझे इन गुंडों से बचा लिया है। ये मुझे इस ख्याल से अपने साथ ले आया है कि गुंडे मुझे दोबारा परेशान न करें। वैसे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। और हाँ, मैंने पतलून की जेब से नोटों की गड्डी निकाल ली और 1000 रुपये के नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिए। ये थोड़ी सी रकम रख लो, अपने पास काम आएगी। बंतु की आंखों में चमक सी उभर आई। सरदार 75 सिंह मुझे लेकर यहाँ आया था तो मैंने बंतु को देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था कि वो एक लालची औरत है। कोई शादीशुदा औरत किसी गैर मर्द से इस वक्त ताल्लुकात कायम करती है जब शौहर से इसकी ज़रूरियात पूरी न होती हों। बंतु भी शादीशुदा थी मगर एक गैर मर्द से इसके ताल्लुकात थे। इसका शौहर लुधियाने गया हुआ था और 75 सिंह फ़ायदा उठाकर यहाँ गया था, जबकि इसकी अपनी बीवी बकौल इसके और मर्द से रंगरलियाँ मना रही थी। बंतु चलने में मेरी तरफ देखती रही, फिर इसने नोट लेकर अपनी कमीज़ के गिरबान में ठोंस लिए। इसको मत बताना, वो सरगोशियाना लहजे में बोली, बुरा मान जाएगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तुम इत्मीनान रखो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जहां रात गुजार सकूं। वो मुझे दूसरे कमरे में ले आई। ये कमरा बैठक के तौर पर रास्ता था। लकड़ी का हत्थे वाला एक पुराना सा सोफ़ा भी रखा हुआ था। तुम यहाँ सो जाओ, इसने सोफ़े की तरफ इशारा किया और बाहर जाते जाते दरवाजे के करीब रुक गई। तुम सुबह चले जाओगे ना? हाँ, लेकिन अगर तुम रुकना चाहोगी तो मैं इनकार नहीं करूँगा, मैंने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। बंतु अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखती हुई कमरे से निकल गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और सोफ़े पर लेट गया। अपना थैला मैंने तकिया बनाकर सर के नीचे रख लिया। सोफ़े के कुशन बहुत ज़्यादा पिचके हुए थे, नीचे से लकड़ी की पट्टियाँ चुभ रही थीं। मैं देर तक जागता रहा और सूरत हाल के बारे में सोचता रहा। आज की रात को महज इत्तेफाक से मुझे यहाँ पनाह मिल गई थी, लेकिन सुबह यहाँ से जाना होगा। मेरी तलाश शुरू हो चुकी होगी और शहर से बाहर जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी भी कर दी गई होगी। बेला होश में आने के बाद बुरी तरह भुना गई होगी। वो कोशिश करेगी कि मैं इस शहर से न निकलने पाऊँ, लेकिन मुझे बहरहाल यहाँ से निकलना था। मैं रात के आखिरी पहर सो गया था। सुबह 9 बजे के करीब आँख खुली। मैं अभी सोफे पर लेटा हुआ था कि बंतु दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। तुम उठकर तैयार हो जाओ, 75 सिंह आधे घंटे बाद आकर तुम्हें अपने घर ले जाएगा। बंतु ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं किसी गैर मर्द को अपने घर नहीं रख सकती। सबको पता है कि मेरा बंदा लुधियाने गया हुआ है। अगर किसी को पता चल गया कि, परेशान मत हो, मैं चला जाऊँगा, मैंने इसकी बात काटते हुए कहा। अगर मुझे अपने बंदे की कोई कमीज़ दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो चलने में मुझे घूरती रही, फिर दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद इसने गहरे नीले रंग की एक कमीज़ लाकर मेरी तरफ उछाल दी। मैंने अपनी फटी हुई कमीज़ उतार कर वो नीली कमीज़ पहन ली और कमरे से बाहर आ गया। मैंने बंतु से गुसल खाने के बारे में पूछा तो इसने सहन के कोने में एक दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मैंने नहाकर अपना हुलिया दुरुस्त किया और जब गुसल खाने से बाहर निकला तो बंतु बावर्ची खाने के दरवाजे में खड़ी थी और फिर वो नाश्ता लेकर मेरे पीछे पीछे ही कमरे में आ गई। एक प्लेट में अंडे का आमलेट था और इस प्लेट में एक पराठा भी दोहरा किया हुआ रखा था। मेरे नाश्ता करने के दौरान 75 सिंह भी आ गया। वो बड़ी अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। तुम कहते हो कि मेरे दोस्त हो और कल रात मैंने गुंडों से तुम्हारी जान बचाई थी। वो मेरे चेहरे पर नज़र जमाते हुए बोला, ये दुरुस्त है, अगर तुम ना आ जाती तो वो लोग मुझे मार ही डालते। मैंने कहा, हद हो गई यार। वो हाथ झटकते हुए बोला, मैं शराब के नशे में था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। खैर छोड़ो इस किस्से को, यारों के लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। अब तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। लगता है तुम फिरोजपुर पहली दफ़ा आए हो। जितने दिन रहना हो मेरे पास ही रहना। तकरीबन 20 मिनट बाद हम जब रुखसत होने लगे तो बंतु ने मौका पाकर मेरे कान में सरगोशी की, मेरा बंदा 3 दिन लुधियाने में रहेगा। मौका मिले तो आज या कल रात को आ जाना।
मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। रात को मैंने इसे जो 1000 रुपए दिए थे वो अपना रंग दिखाने लगे थे। हम दरख्तों के ज़ख़ीरों से होते हुए इस आबादी में पहुंच गए जहां से गुज़श्ता रात मैंने 75 सिंह को नशे की हालत में उठाया था। मैं चलते हुए मोहतात अंदाज में इधर उधर देख रहा था। दूसरी गली में वो पुरानी तर्ज के एक मकान के सामने रुक गया। दरवाज़ा भिड़ा हुआ था मगर अंदर से बंद नहीं था। 75 सिंह दरवाज़ा खोलकर बेधड़क अंदर दाखिल हो गया और मुझे भी बुला लिया। बीच में कुशादा आंगन था, फर्श सुरख ईंटों का था। सहन के 3 अतराफ में कमरे थे, 2 एक तरफ और एक कमरा दूसरी तरफ। एक तरफ बावर्ची खाना और गुसल खाना वगैरह था। जब अब अंदर दाखिल हुए तो सामने वाले बरामदे में एक औरत खड़ी थी जो मुझे देखते ही कमरे में घुस गई। 75 सिंह मुझे इस तरफ ले आया जहाँ एक ही कमरा था। फर्श सीमेंट का था जिसमें सुर्ख रंग मिलाया गया था। चारों तरफ से एक एक फीट जगह छोड़कर नीचे इस रंग की 6 इंच चौड़ी पट्टी थी जिसमें पीले रंग से बेल बूटे बने हुए थे। इस जमाने में मुतवसत और निचले दर्जे के घरों में इसी किस्म के फर्श बनाने का रिवाज आम था। कालीन तो बड़े घरों में ही बिछते थे, दरमियाने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा दरी बिछा ली जाती। वैसे आमतौर पर इस किस्म के रंग बिरंगे फर्श ही बना लिए जाते थे। ये कमरा बैठक के तौर पर आरास्ता था। चंद कुर्सियां और इनके दरमियान में एक कॉफ़ी टेबल पड़ी थी। एक तरफ तख्त की तरह लकड़ी की चौकी बिछी हुई थी जिस पर गद्दा और सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। आतशदान के कारण इस पर लकड़ी के फ्रेम में बाबा गुरु नानक की तस्वीर रखी हुई थी। एक दीवार पर पुराना कैलेंडर भी अवेजा था, इस पर भी बाबा गुरु नानक की तस्वीर थी। 75 सिंह मुझे कमरे में बिठाकर बाहर चला गया। इसकी वापसी 10 मिनट बाद हुई। इसकी अकब में वही औरत ट्रे उठाए हुए दाखिल हुई थी। ट्रे में लस्सी भरी हुई थी, 2 बड़ी गिलास रखे हुए थे। इस औरत ने दुपट्टे से घूंघट निकाल रखा था। मैं इसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन इसके हाथों की गोरी रंगत और मखरूती उंगलियां देखकर अंदाज़ा हुआ कि वो खासी हसीन होगी और इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं लग रही थी। इसने लस्सी के गिलास में इस पर रख दी और वापस जाने लगी तो 75 सिंह ने इसे रोक लिया। ओए बसंत कौर, कहाँ जा रही है? बैठ जाए यहाँ पर। वो मेरे सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला और ये घूंघट हटा दिए। ये तो अपना बेली है सवितर सिंह, इससे क्या पर्दा। इसने खुद ही मेरा नाम भी तजवीज़ कर दिया था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। बसंत कौर झिझकती हुई कुर्सी पर बैठ गई और फिर इसने घूंघट भी हटा दिया। दुपट्टा ना सिर्फ चेहरे से बल्कि सीने से भी हट गया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इसके बारे में मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला था। वो बेहद हसीन और भरपूर जवान औरत थी। उम्र 25-26 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बसंत कौर के मुकाबले में वो तो हीच थी। मुझे अफसोस भी हुआ 75 सिंह इतनी हसीन बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों के पीछे मारा मारा फिर रहा है। सवितर सिंह मेरा बेली है, बाहर से आया है। सरदार जी अपनी बीवी को बता रहे थे कल रात कुछ गुंडों ने इस पर हमला कर दिया। वो इसे अजनबी समझकर लूटना चाहते थे। वो तो मैं वक़्त पर पहुंच गया और बचा लिया, वरना पता नहीं वो इस बेचारे का क्या हश्र कर देते। देखो इसकी गर्दन पर खरोंची आई हैं। इसने मेरी तरफ इशारा किया। बसंत कौर ने नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा। 75 सिंह कह रहा था कि कुछ रोज़ हमारे साथ रहेगा, इसकी सेवा में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, परवाने को कोई शिकायत ना हो। वो ये समझी कि नहीं? समझ गई जी, बसंत कौर ने धीमे लहजे में कहा। अब आप लस्सी पियो, गर्म हो जाएगी। मैं दोपहर की रोटी शोटी का बंदोबस्त करती हूँ। वह उठ कर चली गई। सरदार जी बुरा न मानना। मैंने जेब से चंद बड़े नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिए। मैं चंद दिन यहाँ रहूँगा मगर तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। अपना यार समझकर थोड़ी सी रकम रख लो खर्च के लिए। इसने बड़ी मुश्किल से वो रकम कबूल की। मैं तो नशे में था यार, मुझे पता ही नहीं चला। पर हुआ क्या था? इसने नोट जेब में रखते हुए कहा। होना क्या है सरदार जी? मैंने गहरा सांस भरते हुए कहा। कल गलती से सड़क पर एक लड़की को इशारा कर दिया था। मुझे पता नहीं था कि इसके साथ 3-4 आदमी भी थे। पहले तो लड़की ने मेरी तवाज़ो की, कमीज़ फाड़ दी, अपने तेज़ नाखूनों से मुझे नोचा। फिर इसके साथ ही मेरी ठुकाई करने लगे। बहुत से लोग मुझे इन गुंडों के हाथों पिटते देखते रहे मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। वो तो इत्तेफाक से तुम इस तरफ आ गए। तुमने गुंडों को ललकारा, एक को 2-3 करारे से हाथ भी जड़ दिए। भाग गए वो सब लोग और तुम मुझे अपने साथ ले गए। ये तो कमाल हो गया। वाह गुरु दी कसम, मैं नशे में था इसलिए मुझे ये सब कुछ याद नहीं। अगर मैं नशे में ना होता तो एक आदमी के हाथ पैर ज़रूर तोड़ देता। वैसे यहाँ बाज़ार में अपना बड़ा टहका है, तुम परेशान मत होना। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। इसने यकीन कर लिया था कि कल रात इसने गुंडों से मेरी जान बचाई थी। मैं माड़ा जैसा बंदा हूँ सरदार जी, मैंने कहा। अपनी एक बेली से मिलने आया था पर पता चला वो पटियाला गया है, इसलिए सड़कों पर फिर रहा था और सोच रहा था कि वापस चला जाऊं या रात किसी होटल में गुजारूं कि इस दौरान वो वाक़या पेश आ गया।
मैं भी तो तुम्हारा बेलू हूँ यार, इसने कहा। वो तो ठीक है सरदार जी, मैंने कहा, पर मैंने फैसला कर लिया है कि 3-4 दिन घर से नहीं निकलूँगा। तुम भी किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे घर में हूँ। कोई गल ही नहीं, वो बोला। वैसे तुम आए कहाँ से हो? रहने वाला तो मैं तरन तारण का हूँ, कल आया भी वहीं से था। लेकिन मैं चलने मुँह को खामोश हुआ और बात जारी रखते हुए कहने लगा, मेरा बापू हम सब घर वालों को होशियारपुर ले गया था। वहाँ हमारी रिहाइश मुसलमानों के मोहल्ले में थी। हमारा रहन सहन भी मुसलमानों जैसा ही था। बस क्या बताऊँ सरदार जी, जब कभी धर्म की बात होती तो जैसे बड़ी शर्म आती है। धर्म क्या चीज़ है वीरे मेरे, सरदार जी बोले। इंसान में अपनायत हो वही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक कहते हो सरदार जी, मैंने कहा, पर एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ हाँ कहो, मैं तुम्हारी गल का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, इसने कहा। तुम्हारी घरवाली बसंत कौर इतनी खूबसूरत है, जवान है, तुम्हें तो इसके पैर धो धो कर पीने चाहिए, लेकिन तुम इसे छोड़कर दूसरी औरतों के पीछे भागे फिर रहे हो। कोई ये गल नहीं है सवित्रे, इसने कहा। मोहतात अंदाज में दरवाजे की तरफ देखा, फिर आगे झुककर राजदराना लहजे में बोला, ये जो बसंत कौर है ना, तुम्हारी बापू नहीं है। क्या मैं चाहूँगा? बात दरअसल ये है कि मेरा एक दोस्त गोरबख्श कुछ अर्सा पहले अमृतसर गया था। वहाँ इसने इस लावारिस लड़की से शादी कर ली। गोरबख्श आवारा मिजाज बंदा था, इसके पास तो रहने को कोई जगह भी नहीं थी। वो बसंत कौर को लेकर मेरे घर आ गया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, 1 साल बाद गोरबख्श गुजर गया। बसंत कौर मेरे पास ही रहने लगी। कहाँ जाती बेचारी, इसने मुझे ही अपना सब कुछ समझ लिया। मेरे साथ रहते हुए इसके भी पर पुर्जे निकल गए। मैं जब घर में नहीं होता ना, ये किसी और को भी बुला लेती है। तुम्हें कभी मौका मिले ना तो इससे बच कर ही रहना, और इसकी बातों का तो बिल्कुल ही यकीन मत करना। इंकशाफ मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज़ था। मैंने सिखों के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, मगर वो सब लतीफ़ों की हद तक थीं। लेकिन ये इंकशाफ मेरे लिए वाकई हैरत अंगेज़ था। एक शख्स की बीवी इसके दोस्त और दूसरों के इस्तेमाल में भी थी। कुछ देर और इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर 75 सिंह कुछ सौदा वगैरह लेने के लिए बाजार चला गया। मैं कुर्सी से उठकर चौकी पर लेट गया और कुछ ही देर बाद ऊँघने लगा। मुझे खाने के वक्त उठाया गया। इस वक्त खाना हमने दूसरे कमरे में बैठकर खाया था। दस्तरखान फर्श पर ही बिछा हुआ था और बसंत कौर भी हमारे साथ ही बैठी थी। बसंत कौर शुरू में तो बहुत झिझकी रही, लेकिन फिर बतदरीज खुलती चली गई। वो 75 सिंह के सामने तो दूर ही रहती, और जब वो घर में ना होता तो मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करती। 3-4 दिन गुजर गए। इस दौरान में एक मरतबा भी घर से बाहर नहीं निकला था, जबकि बसंत कौर सौदा सलफ लेने के लिए अक्सर बाहर जाती रहती, और 75 सिंह का तो ज़्यादा वक्त अब घर से बाहर ही गुजरता था। और फिर एक रोज़ वो वक्त भी आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। बसंत कौर थोड़ी देर पहले ही बाज़ार से आई थी। मैं इस वक्त बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। बसंत कौर मेरे सामने बैठ गई और गौर से मेरी नज़रों को देखती रही। क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने पूछा। पुलिस को एक ऐसे आदमी की तलाश है जो चंद रोज़ पहले गेस्ट हाउस से एक औरत को यरगमाल बना कर ले गया था। वो औरत तो बाद में ज़ख्मी और बेहोश हालत में कार में पड़ी हुई मिली थी, मगर वो आदमी लापता हो गया। इसने मेरे चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। मेरा दिल एक बार की उछल पड़ा, लेकिन मैंने फ़ौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। फिर मैंने उलझी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, वैसे ही मैंने तुम्हें बताया है, इसने जवाब दिया और उठकर अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। अगले रोज़ वो कुछ और खुल गई। अब मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुकी है। अब मेरे लिए अपने आप को रोकना मुश्किल था। मेरे एक इशारे पर वो पके हुए फल की तरह मेरे आगोश में आन गिरी। क्या कहना चाहती हो? मैंने इसके गाल पर उंगलियां फेरते हुए कहा। क्या चाहती हो तुम मुझे इस शैतान के शिकंजे से निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बसंत कौर ने जवाब दिया। तुम खेमकरन की तरफ जाना चाहते हो ना, सरहद पार करने के लिए? वहाँ आजकल बड़ी सख्ती है, बड़ी सख्त चेकिंग हो रही है। तुम इस तरफ से सरहद पार नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चरियाला तक ले जा सकती हूँ, वहाँ मेरी फूफो रहती हैं। इस तरफ से तुम आसानी से सरहद पार कर लोगे। चरियाला कहाँ है? मैंने पूछा। खेमकरन से चंद मील दूर तरन तारण की तरफ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इसके करीब ये गांव है। मैं इस तरफ से सरहद पार करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन 75 सिंह के बारे में तुमने क्या सोचा? तुम तो आज़ाद हो, जब चाहो जहाँ जा सकती हो। मैंने कहा। मुझे नहीं मालूम इसने तुम्हें क्या कहानी सुनाई होगी, लेकिन हकीकत ये है कि इसने मेरे घर वाले को जहर देकर मार दिया था। मैंने यहाँ से जाने की कोशिश की तो इसने मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया कि अब मैं कहीं नहीं जा सकती। ये खुद भी मेरी बोटियाँ नोचता रहता है और दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी आदमी को भी ले आता है, इनसे पैसे लेता है। मुझे यकीन है कि ये तुम्हें भी कोई कहानी सुनाकर यहाँ लाया होगा और तुमसे लंबी रकम बटोरी होगी।
तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।